हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी क्लास चेंज हो गई, फिजिक्स की थी, जियोलॉजी की पहली क्लास हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, एसीपी सर ने चेंज करा दी थी। ओके, तो आज पहली क्लास है, नो डाउट। ओके, खुश रहो बेटा। कर दे स्टार्ट। देखो, मॉर्निंग में मैं 7 बजे जगता हूँ, ठीक है। हाँ, इससे पहले अभी फिलहाल नहीं जाग पा रहा, बट मुझे अर्ली और जगना है, ठीक है। पहले टारगेट रखूंगा 6 बजे का, फिर टारगेट रखूंगा 5 बजे का, बस इससे पहले नहीं। क्योंकि जैसे टारगेट पीछे खिसकाऊंगा तो नींद भी थोड़ा जल्दी आएगी, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, राधे राधे बेटा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। कोट नहीं है यार, ये तो एक बस एक वो है, मतलब अपर है एक, ठीक है। हाँ, थोड़ी ठंडी थी, सुबह का टाइम है तो अपर डाल लिया है मैंने ऐसे ही, ठीक है, जिससे कि ठीक ठाक हो। अब आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था बेटा, आज का टारगेट क्या है? फर्टिलाइजेशन। आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा पुराना वाला, वो एक दिन मैं लास्ट में, जो लास्ट लेक्चर होगा मेरा अभी, 1 घंटे का लेक्चर बचा हुआ है मेरा, ठीक है। उस 1 घंटे के अंदर कहोगे तो रिवीजन करा दूंगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। बट अभी मैं इसको आज टारगेट को कंप्लीट करूंगा। जो लास्ट बचेगा उसमें बस थोड़ा सा पार्चुरेशन और प्लेसेंटा, दो छोटे से टॉपिक हैं, तो वो कवर करूंगा मैं। वो 1 घंटे का कभी भी मैं लेक्चर लगवा लूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब संडे तक कभी भी, ठीक है, आराम से रिलैक्स मोड के अंदर। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई टीचर एब्सेंट होता है, आगे पीछे कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं 1 घंटे का लेक्चर लगवा करके, ठीक है, चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से एंड करूंगा, जिससे कि इस संडे के बाद जो संडे आएगा उसमें कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेस्ट में है। इस संडे को ओनली मेल वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगले संडे को जो मेजर टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जो मैं कल स्टार्ट कर रहा था। फिर क्लीवेज की बात करेंगे, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। आज एम्ब्रियो बता देंगे बनता कैसे है, फिर थोड़ा टाइम देंगे उसको, 9 मंथ का टाइम देंगे उसको, ठीक है। मतलब कुछ घंटे समझ लो, ठीक है, इसमें वो बड़ा होगा, ठीक है। फिर एक दिन आकर के हम क्या कर देंगे, पार्चुरेशन की मैकेनिज्म करा देंगे, और फिर मिठाइयां बांट देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मिठाइयां बटेंगी ही बटेंगी, समझे। रिवीजन टारगेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा हर बार, ठीक है। और आपको मैं बोल भी दिया कि आज था, मैं तुम यहां भी बता रहा हूं, ठीक है, तुम समझते ही नहीं हो, ठीक है। आज दिन क्या है? थर्सडे, यानी आज न्यू न्यू चैप्टर, मतलब है केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। मैं ग्रुप पर भी डाल रहा हूं इस चीज को, ठीक है। यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन सबका खत्म हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, उसमें चारों चैप्टर आएंगे, ठीक है। यानी इन 4 चैप्टर को एकदम ब्रेन में सेट कर लो, ठीक है, जिससे ह्यूमन फिजियो हमारी एंड हो जाएगी। और काफी समय मिल गया ह्यूमन फिजियो को रिवाइज करने के लिए, मुझे लगता नहीं है किसी का कुछ बचा होगा। अरे यही टाइमिंग तो यहाँ जाओ, ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजेशन। तो कल मैंने बताया भी था कि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। खाली स्पर्म और ओवा का मिलना फर्टिलाइजेशन नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि ये ओवा है मान लो, आज दिख भी गया सामने ही, ये ओवा है मान लो, स्पर्म आया 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 और बस एंटर कर गया इसके अंदर, इतना फर्टिलाइजेशन नहीं है। स्पर्म के एंटर करने से लेकर के, स्पर्म के एंटर करने से लेकर के, ठीक है, जायगोट बनने की प्रोसेस, स्पर्म के एंटर करने से लेकर के जायगोट बनने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। यहां आ जाओ, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग, यहां आ रहे हैं हम, ठीक है। आज टेलीग्राम पर लाइव आऊंगा, ध्यान रखना, थर्सडे आज, ठीक है। हाँ, वही रात में, ठीक है, 10 बजे के आसपास हम लाइव मिलते हैं। हाँ, 10 बजे के आसपास। तो आज तक का टारगेट हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे वहां पर, ठीक है। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, मैंने समझा दिया था कल। और फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले मैंने बताया था एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्या बताया था? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एक्टिवेशन होने को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेशन? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था, जगह है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक्रोसोम है, नीचे स्पर्म है। ये कहां से आ गया भाई? ये पीपीटी कहां से आ गया? कोई नहीं। पुराना सेटअप है क्या? अच्छा, जस्टिशन मैंने आज करा देना है, ठीक है। चलो, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहां दिखाता हूं इस चीज को। जैसे मान लो एक स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म के एक्रोसोम पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कल बताया था मैंने। इनका रीअरेंजमेंट हो जाना, इनके स्ट्रक्चर में चेंज कर देना, ये हो गया एक्टिवेशन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच प्रेजेंट ऑन हेड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है बिल्कुल? तो इससे क्या हो गया? अब यहां पर एक्रोसोम अभी डीएक्टिवेटेड था, अब एक्टिवेटेड हो गया, यानी हैंड ग्रेनेड से आपने पिन निकाल दिया है। क्लियर है बिल्कुल? तो एक तो ये हो गया एक्टिवेशन। दूसरा एक्टिवेशन का पर्पस क्या था? जैसे बताया था मैंने आपको, मान लो ये यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये फैलोपियन ट्यूब है, जिसमें जो वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुलरी रीजन। और यहां वेट कर रहा है कौन? ओवा। किसका वेट कर रहा है? स्पर्म्स का, ठीक है। मान लो यहां आप जानते हो 200 से 300 मिलियन स्पर्म का क्या होता है? इजैक्यूलेशन का मतलब बाहर निकलना, और वेजाइनल ट्रैक में एंटर करने को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो ये क्या हो रहा है? लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म वजाइना में एंटर करते हैं, ठीक है। और आप जानते हो उस पूरे रास्ते के अंदर खतरनाक रेड अलर्ट है, क्योंकि सर्विक्स हो या ये, ठीक है, ये पूरा पार्ट हो वजाइना में भी, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं? मैक्रोफेज। यहां पर क्या होते हैं बेटा? मैक्रोफेज। और एसिडिक मीडियम होता है। इस पूरे सिस्टम में क्या है? मैक्रोफेज एंड एसिडिक मीडियम। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म इसके पूरे के पूरे, ये क्या एक तरीके से क्या है? डी कैपेसिटेशन फैक्टर है।
यानी ये एक तरीके से कैपेसिटेशन को रोकते हैं, स्पर्म को पकड़ पकड़ के खा जाएंगे, एसिडिक मीडियम में स्पर्म को मार दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको डाइल्यूट जितना कर दोगे ना आप, जितना डाइल्यूट कर दोगे इनको, उतना ही स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, यानी अगला काम क्या है, इन सबको डाइल्यूट करना, जितना डाइल्यूट करोगे तो स्पर्म आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मिलियन में से ओनली 20,000 के आसपास स्पर्म रह जाते हैं। ठीक है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते मात्र 250 के आसपास स्पर्म रह जाते हैं, और इनमें से कोई एक स्पर्म ऐसा होगा जो इस ओवा को फर्टिलाइज करेगा। समझे? मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पर्म कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और यहां अंदर कोई एक ही एंटर कर पाएगा। हाँ, एग के पास तक लगभग 250 स्पर्म पहुंच जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस पूरे ट्रैक को डाइल्यूट करने का मैकेनिज्म भी कैपेसिटेशन का पार्ट है। और तीसरा मैंने बताया था, स्पर्म की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैल्शियम की एंट्री, जिसकी वजह से स्पर्म इस एम्पुलरी रीजन में पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से संपन्न हो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों फैक्टर मैंने बता दिए थे आपको, तीनों हो गए। उसके बाद अब मैंने बताया था, इन द रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म लगभग 250 अटैच टू सरफेस ऑफ एग, इसी को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब समझते हो? मान लो ये ओवा है, एग है, एग की सरफेस से लगभग 250 स्पर्म आकर के क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लगभग कितने, 250 स्पर्म। ठीक है, यहां के क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। फिर आगे क्या होता है भाई, इनका अटैच होना बहुत जरूरी है। अगर इतने स्पर्म अटैच नहीं होंगे तो ये मेम्ब्रेन कमजोर नहीं होगी। कमजोर करने के लिए कम से कम 250 स्पर्म चाहिए जो यहां तक पहुंचे हैं और इसकी मेम्ब्रेन को थोड़ा कमजोर करें। ठीक है, क्योंकि एग्लूटिनेशन के बाद क्या होता है, एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ, यानी क्या रिस्टार्ट करेंगे, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। यानी अब इस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर, इस एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर ये अपने एंजाइम रिलीज करेंगे जो एग की एक एक लेयर को स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट करेंगे, तब स्पर्म एंटर कर पाएगा अंदर। इस पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। अब बताओ आई या नहीं आई? जो सो जाते हैं 10 बजे तक बहुत अच्छे बच्चे हैं। मोहम्मद इमरान बेटा, तू सो रहा था कल, क्या बोला था मैंने, यहां से मैं कहां से कराऊंगा, फर्टिलाइजेशन से। कल मेमोरी ग्लैंड का तो मैंने रिवीजन भी कराया था, मेमोरी ग्लैंड परसों कराए थे, कल उसका रिव्यू परसों बहुत अच्छे से कराया कई बार, कल रिवीजन भी कराया। ठीक है, फिर आज फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट किया। तू सोच, अगर क्लास में आएगा ही नहीं तो तू सेलेक्ट कैसे होगा? अरे 10 मिनट के लिए तू जग जाइयो बेटा, जो 10 बजे सोते हैं वो 10:30 बजे तक सो जाएं। ठीक है, 10-15 मिनट में हम डिस्कशन के लिए आएंगे, उसमें डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलो। अब इस पूरी मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, डायग्राम पहले से थोड़ा सा बना के रखा है, इससे तुम्हें समझ में आए। स्पर्म में आपको स्ट्रक्चर बता चुका था कि स्पर्म का ये एक्रोजोम होता है। ठीक है, एक्रोजोम में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, इनको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। 3 टाइप के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होंगे। ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड, सॉरी हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करने वाला हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जोना लाइसिन जिसको एक्रोसिन बोलते हैं। ये 3 एंजाइम कहां पर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। कहां पर होते हैं, एक्रोजोम के अंदर होते हैं, उस हैंड ग्रेनेड के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ओवा के स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो ओवा का स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 लेयर बताए थे मैंने, 2 लेयर बताए थे मैंने। ठीक है,
एक तो ये ओवा है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर की, जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पहली लेयर बनती है इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जो पहली ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, क्या बोलेंगे इसको? जोना पेल्यूसिडा। इट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसको खुद एग रिलीज करता है। ये नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है? नॉन सेलुलर। और बता भी चुका हूं ये डायग्राम पूरा का पूरा, ठीक है, नॉन सेलुलर वाला, ठीक है। फिर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो ग्रेन्युलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से बनी है, यानी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, बता चुका हूं आपको स्ट्रक्चर के अंदर। और इन सेल को आपस में जोड़ने के लिए एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, जो इस लेयर को बनाने में हेल्प करता है। यानी दो लेयर हो गए, प्राइमरी लेयर जूना पेलिसोडा, सेकेंडरी लेयर कोरोना रेडिएटा, और इनको जोड़ने के लिए हाइल्यूरोनिक एसिड। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? और ये सेकेंडरी साइड है एग, इसमें मियोसिस रुकी हुई थी मेटाफेज सेकेंड में। जब स्पर्म आता है, ठीक है, एंटर करता है, तब ये रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ती है, पर अभी ये रुकी हुई है। मियोसिस अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसोडा के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, जिसके अंदर पहली पोलर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है। स्पेस को बोलते हैं पेरी विटलाइन स्पेस। पेरी विटलाइन स्पेस, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना रखा है, दे रखा है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यानी यहां पर ओवा है, यहां स्पर्म है, दोनों तैयार हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए, आपस में भिड़ने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, ऐसे ही, ठीक है, जैसे कुत्ते का ओवा, गधे का स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ, दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं कर सकते। जैसे हर ताले की खास चाबी होती है, ऐसे ही गैमीट का फ्यूजन भी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। सर कैसे? ऐसे, जैसे मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर चाबियां लगी हुई हैं, स्पर्म के ऊपर चाबियां लगी हुई हैं। ये ताला है, यानी जोना पेलिसोडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जहां ये चाबियां फिट होनी चाहिए। समझे? जहां पर ये चाबियां फिट होनी चाहिए, हाँ बेटा, तो इनको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। बेटा इनको हम बोलेंगे, कलर जी लेता हूं, ये दिख रहा है ना, ये है फर्टिलाइजिन। प्रोटीन्स होते हैं फर्टिलाइजिन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ जोना पेल्यूसिडा। नोट भी करते जाओ साथ साथ में, नोट करते जाओ साथ साथ में। और स्पर्म की सरफेस पे जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, यानी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो गैमीट के ऊपर होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट के ऊपर होते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, तभी दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मैच ही नहीं करते, ठीक है। अगर चाबी ताले में फिट नहीं बैठेगी तो ताला नहीं खुलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आके इसमें जब बैठ जाते हैं फिट, तब जाकर के ये रिएक्शन ट्रैगर होती है, ठीक है, तब जाकर के आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी इनका आपस में मिलना कहलाता है एग्लूटिनेशन। ये चिपक जाते हैं आपस में, एग्लूटिनेट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। जब एग्लूटिनेशन की मैकेनिज्म होगी, ठीक है, समझना मेरी बात, अब एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज तोड़ी जाएगी। जैसे हाइलुरोनिडेज, ये एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, जिससे कि सारी की सारी ईंटें कमजोर हो जाएं। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, जिससे स्पर्म को आगे बढ़ने का मौका मिले। और जोना लाइसिन जोना पेलिसुडा के अंदर होल करेगा, जिससे स्पर्म अंदर एंटर कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
ये एंटी फर्टिलाइजिन ओवा के फर्टिलाइजिन जो जोना पेलिसोडा के ऊपर लगे हुए थे, ठीक है, उनसे बाइंड करेंगे, एग्लूटिनेशन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रैगर होगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, मतलब साथ ही बात गया, साथ ही ये प्रोसेस चल रही है। हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, जोना लाइसिन जोना पेलिसोडा को तोड़ेगा, तब जाके स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के अंदर एंटर कर पाएगा। समझे? एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन मेड है, हम अपनी इच्छा के अनुसार दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट को फ्यूज करा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। नेचुरली नेचुरली इनका फ्यूजन नहीं होता। जितने भी हमने हाइब्रिड बनाए हैं, ठीक है, चाहे वो खच्चर ही क्यों ना हो, ठीक है, म्यूल जिसको हम बोलते हैं, वो हमने बनाया है, ह्यूमन मेड है, क्योंकि पहाड़ों पर चीजें आसानी से ले जा पाए, ठीक है। जैसे ऑक्स को हमने बनाया था, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार उसकी टेस्टिस को क्रशिंग करके, तो ये ह्यूमन मेड है सारे के सारे, ठीक है। नेचुरली दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट फ्यूज नहीं करते नेचुरली। इसको ड्रॉ करो फटाफट तेजी से। जोना लाइसिन को एक्रोसिन बोलते हैं, ये पूछा गया है। और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो एक्रोसोम में होते हैं उनको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। अब बताओ, एक्रोसोमल रिएक्शन तक कोई डाउट? एक्रोसोमल रिएक्शन का एक ही पर्पस है, ट्रैगर करता है एग्लूटिनेशन मैकेनिज्म, और पर्पस है कि ओवा की सारी लेयर को तोड़ करके स्पर्म की एंट्री के लिए रास्ता साफ करना। स्पर्म की ओवा में एंट्री के लिए रास्ता साफ करना, ठीक है। अब एक ही स्पर्म एंटर करे, ये सुनिश्चित भी करना है, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करके तो पॉली एम्ब्रियो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आगे अगली रिएक्शन है, वो मैं समझाता हूं, पहले यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक समझ में आया? सर फर्टिलाइजिंग एक ही रिसेप्टर होता है? नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे फर्टिलाइजन होते हैं, मैंने एक दिखा दिया है। फर्टिलाइजन तो बहुत सारे होते हैं, एक बना के दिखा दिया है मैंने, ठीक है। फर्टिलाइजन तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म जुड़ते भी हैं, पर एंटर कोई एक ही करता है, वो बताऊंगा मैं। फर्टिलाइजन बहुत सारे होते हैं। यहां तक कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। सर जी प्लीज, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन मल्टीपल कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। मल्टीपल तो होते ही है ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसको आप मल्टीपल बोल सकते हो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है ना, एक दो या तीन, इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो मल्टीपल, पर तीन से ज्यादा नहीं होते, एक से तीन होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सबने लगभग कर ही लिया। एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई भाई, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन कौन सी होती है? जोना। जोना अगली रिएक्शन कौन सी होगी? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, फिर आ गई, हाँ फिर होगी जोना रिएक्शन। पहले अब फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। सर क्या होता है फर्टिलाइजेशन कोन? समझो, समझना होगा इसको। मान लो तुम्हारी ये कार है, कार बस, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें पहिया लगा हुआ है, पहिया।
टायर ये टूट चुका है, घिस चुका है टायर। टायर के घिस जाने की वजह से जो अंदर ट्यूब था, अगर टायर बहुत ज्यादा घिस जाए तो अंदर का ट्यूब बाहर नहीं निकल आएगा, ऐसे निकल आता है ऐसे। प्रेशर की वजह से ट्यूब बाहर निकल आता है अगर टायर घिस जाए तो। साइकिल में, कार में देखा होगा ना आपने। हाँ, प्रेशर अंदर ज्यादा होता है, और प्रेशर की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकल आती है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझते हो नहीं समझते हो? अगर टायर में हवा बहुत ज्यादा है और टायर घिसा हुआ है, कहीं से होल हो रखा है, तो ट्यूब तेजी से बाहर निकल आता है उसमें से। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, तभी तो बता रहा हूँ। ठीक है, कोरोना रेडिएटा बेटा ग्रेन्युलोसा सेल का रूपांतरण है, कल बताया था मैंने। कोरोना रेडिएटा ग्रेन्युलोसा सेल से बनती है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? चलो समझ गए ये वाली बात। अब मैं टायर को हटाता हूं, बस को भी हटाता हूं। अब समझना, ये टायर है। एक काम करूं, इस टायर को थोड़ा सा मैं थिक और कर दूं। ये टायर है, और टायर के नीचे ये ट्यूब है। टायर के नीचे ट्यूब है। जब स्पम के सारे एंजाइम, स्पेशली जोना पेलिसुडा वाले एंजाइम, इस जोना पेलिसुडा को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करना चालू कर दिया उन्होंने, तो ऐसे होल नहीं बन जाएगा अंदर। और टायर में होल बनने की वजह से जो ट्यूब होगा वो ऐसे बाहर निकल आएगा, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे बाहर निकल आएगा। और जब ट्यूब बाहर निकलेगा ऐसे, तो ऊपर कौन लगा हुआ है? स्पम। ऊपर स्पम है। तो जैसे ही स्पम जोना पेलिसुडा को डाइजेस्ट करता है, तो यहां पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन बनने का मेन पर्पस है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पम का हाथ पकड़ के उसको अंदर बुलाती है कि भाई रास्ता खुल गया, तू अंदर आ जा। ठीक है, ये आपस में यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्पम इस मेम्ब्रेन को टच कर लेगा। ठीक है, तो ये तो है जूना पेलिसुडा, जेट पी। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बन गया फर्टिलाइजेशन कोन। पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, मैं थोड़ा सा इसमें हटा रहा हूं जगह, अंदर की मैकेनिज्म दिखानी है। अंदर होगा क्या, अंदर का स्टेप दिखाना चाह रहा हूं मैं थोड़ा सा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, समझना, जैसे ही मेम्ब्रेन इसको टच करेगी, मेम्ब्रेन की सरफेस पर लगे हुए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो खुल जाएंगे। ये सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, ये खुल जाएंगे।
सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मेम्ब्रेन टच करेगी, कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, हो गया आउट ग्रोथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। उसको रिसीव कर रहा है कि भाई तू अब यहां से अंदर आ जा। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? उसको रिसीव कर रहा है कि भाई तू अब यहां से अंदर आएगा, तेरा रास्ता साफ है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। अब बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब इसकी वजह से क्या होगा? अब यहां से, ये तो नॉन सेलुलर है, अब यहां से सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि सोडियम चैनल्स जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, दोनों आपस में टच करेंगे। जैसे मैंने टच किया, यहां पर टच करते ही मेरी स्किन की मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज। क्यों हो गई? क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल गए। ठीक है, समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, सोडियम की एंट्री हो जाएगी, सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी। सोडियम आयन की एंट्री होते ही क्या होगा बताओ जरा? सोडियम आयन की एंट्री होते ही, ठीक है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होगा, सोडियम आयन की एंट्री होगी, और मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। भाई अगर आपके हाथ को कोई टच करता है तो आपको सिग्नल मिलेगा। कैसे मिल रहा है? टच करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, और सोडियम चैनल्स खुलते ही सोडियम की एंट्री होगी, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। वही मैकेनिज्म यहां हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये टच करेंगे, ये टच करेंगे, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा? तुरंत क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, और सोडियम चैनल्स के खुलते ही क्या होगा? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन become depolarized, become depolarized। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगी, यानी चार्ज चेंज होगा, अंदर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव। जिस स्पर्म के लिए रास्ता बना है वो तो ठीक है, वो तो एंटर कर जाएगा, पर इस डीपोलराइज मेम्ब्रेन को कोई दूसरा स्पर्म क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी तेजी से एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने का काम करेगी। समझे? जैसे ही ये आपस में हाथ टच किए, सोडियम चैनल्स खुले, खुलते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, अंदर का चार्ज चेंज हुआ। अब ये क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को, यानी एक ही स्पर्म एंटर करे, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री ना हो। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम है इसका। ठीक है, इससे क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। ये क्या काम करती है? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करती है, पॉलीस्पर्मी होने से रोकती है ये डीपोलराइजेशन। पर बहुत तेजी से होता है डीपोलराइजेशन, ये तो आप समझते ही हो। फास्ट ब्लॉक है, पर टेम्परेरी है, बहुत लंबे समय तक नहीं होता। ठीक है, बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं रह पाया। तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आया है ना, तो अगेन ये रीपोलराइज हो जाएगी। पर इतनी देर तक डीपोलराइज रहती है जब तक कि एक दूसरी मैकेनिज्म स्टार्ट ना हो जाए। अब होगी इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, पर ये परमानेंट ब्लॉक कर देती है मोर देन वन स्पर्म की एंट्री को, कॉर्टिकल रिएक्शन। यानी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला क्या हुआ? एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, भाई एग्लूटिनेशन हुआ।
एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, एक्रोसोमल रिएक्शन से हमें क्या मिल गया, फर्टिलाइजेशन कोन, कोन ऑफ रिसेप्शन। इससे क्या हुआ, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। जो स्पर्म एंटर, जिसके लिए फर्टिलाइजेशन कोन बना है वो तो एंटर कर जाएगा, उसके अलावा कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन अब क्या हो चुकी है, डीपोलराइज। इससे क्या होगा, फास्ट ब्लॉक होगी पॉलीस्पर्मी, पर टेम्परेरी होती है। अब स्लो ब्लॉक, इसके बाद क्या होगी, स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक के लिए क्या करना होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। कोई कॉर्टिकल रिएक्शन क्या काम कराती है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, अब कॉर्टिकल रिएक्शन में एक परमानेंट लेयर बन जाती है, जो जो स्पर्म टच कर गया ये तो एंटर कर जाएगा, इसके अलावा किसी और स्पर्म को एंटर नहीं करने देगी। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे सर, ये समझना है आपको, कैसे, जगह है नहीं है। एम्फीमिक्सिस अभी नहीं कराना मुझे, हमें कराना है कॉर्टिकल रिएक्शन। ये समझने का है, थोड़ा समझना। यहां होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अंदर ही होते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिखा रखे हैं। ठीक है, अंदर क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन क्या काम करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इनमें कैल्शियम आयंस होते हैं, ये तो आप जानते ही हो, हमने मसल्स में पढ़ाया था। यहां पर गेट खोल देती है, कैल्शियम चैनल्स को खोल देती है, जैसे कैल्शियम आयन बाहर आने चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होते ही सारे कैल्शियम आयन बाहर आने चालू हो जाते हैं, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन क्या काम कराते हैं, इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक्सोसाइटोसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। तो डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल से आयंस हटा देता हूं, इनकी ओपन होते क्या होगा, कैल्शियम आयन जो होते हैं ये क्या कराएंगे, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी, अब देखो यहां दिखाता हूं एक्सोसाइटोसिस, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होगी, समझना, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने मटेरियल को फ्यूज करके बाहर निकालना चालू कर देंगे। ये निकालना चालू कर दिए, ये निकालना चालू कर दिए, एक्सोसाइटोसिस, ये आ गया एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और यहां पर पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर
पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर ग्रेन्यूल्स भरने चालू हो जाएंगे और एक मोटी लेयर बना देंगे जो अगेन प्रिवेंट करेगी पॉलीस्पर्मी को। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, और ये क्या करते हैं, अगेन प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये भी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर परमानेंट काम करती है। यस, स्लो है पर परमानेंट है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस, मैं लिख भी देता हूं। हो क्या रहा है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस हो रही है। एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो अगेन किसके लिए जरूरी है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना कर जाएं, ओनली सिंगल स्पर्म की एंट्री को ही सुनिश्चित करना है। ह्यूमन में दोनों होता है बेटा, पहले फास्ट ब्लॉक होगा फिर स्लो ब्लॉक होगा। स्लो ब्लॉक होने के लिए तो टाइम चाहिए ना। अगर सोचो स्लो ब्लॉक नहीं होता तो एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाते ना। गर्मा यादव, तू तो यार बहुत जल्दी मेंटली हो रही है, ठीक है। ठीक है बेटा, तू बता, तू कैसे अपने टारगेट को भेदेगी जिसको चिड़िया की आंख नहीं दिख रही है और सब कुछ दिख रहा है संसार में? समझ में आ रही है? तो ये टारगेट तो क्या तू कोई टारगेट नहीं फोड़ पाएगी। ठीक है, अभी मैं तुझे हिंट इतनी दे रहा हूं कि जब तक तू एकदम अपने टारगेट को फोकस नहीं करेगी कि मेरा टारगेट बस मेरा डाउट था, क्लियर हो गया, काम खत्म। अब तू लिख रही है सर प्लीज, क्या लिखा, कहाँ गई, सर डू नॉट माइंड बट प्लीज इरिलीवेंट कन्वर्सेशन मत करिए मेरे डाउट में। तेरे डाउट पर क्या इरिलीवेंट कंजर्वेशन किया मैंने? कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं अपने ऊपर इंटेंशन के लिए लिखते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं निग्लेक्ट भी कर देता हूं ऐसे लोगों को, पर तुम मेरे बच्चे हो तो मुझे लगता है कि सुधार हो तुम्हारे अंदर, बस और कुछ नहीं। अगर मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती तो मैं डांटता ही नहीं, ठीक है। भाई अपना बच्चा है इसलिए डांट रहा हूं मैं, अगर अपना बच्चा नहीं होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए डांट भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि भैया ये ऐसे मत करो, अपने टारगेट को फोकस करो, बेवजह समस्याएं मत अपने लिए खड़ी कर लिया करो, कोई चीज है ही नहीं तुम फिर भी खड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो बस मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा, मैं जिसने भी लिखा है नहीं लिखा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि तुम अगर वास्तव में अपने टारगेट गोल पर फोकस करोगे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं एक जनरली बता रहा हूँ, गर्मा के लिए नहीं बोल रहा ये वाली बात, हर बच्चे के लिए है। जिस बच्चे को ये पता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ और ऑनलाइन से मुझे क्या लेना है बस, और मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं कि, समझ रहे हो, टीचर नाच रहा है, टीचर गा रहा है, टीचर रो रहा है, टीचर हंस रहा है, टीचर कव्वाली कर रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे मेरा कंटेंट मिल जाए, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेरा नीट क्रैक हो जाए, उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। बाद बाकी के लोगों के लिए तो फिर ऑफलाइन ठीक है बेटा, ऑफलाइन आओ। चलो, एकदम टारगेट पर आ करो, ठीक है, पर फिर भी मैं तुमसे बातें करता रहता हूं जिससे तुम्हें ये फील ना हो कि तुम, समझ रहे हो, एक रोबोट से पढ़ रहे हो। एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो आ गई है ना, एआई, एआई तो बस ये है, बस दर 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 टाइपिंग करती जाएगी, लिखती जाएगी, उस तरीके से है। ठीक है, तुम एक एक इंसान से पढ़ रहे हो, तुम भी एक इंसान हो, एक क्लास में हो, लाइव क्लास में, जिंदा क्लास में, जहां तुम कुछ लिख सकते हो, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको।
पर हाँ, अभी मेरी आंखें इतनी खराब हो चुकी हैं कि मैं एकदम, मतलब खराब का मतलब लाइटों के बीच में रह रह के थोड़ा सा दिक्कत है। रिवीजन के लिए तो मैं रिवीजन स्ट्रेटजी लेके चल ही रहा हूँ यार पैरेलल। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, उससे थोड़ा काम चलेगा। बेटा, पेरी बिटलाइन स्पेस बताया था मैंने, पेरी बिटलाइन स्पेस है ये। जहां पर ये लेयर बन रही है पेरी बिटलाइन स्पेस, देखो अभी डायग्राम में भी दिखाया था मैंने, ये था ना, पेरी विटलाइन स्पेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिटा के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पेरी विटलाइन स्पेस। इसी स्पेस में पहली पोलर बॉडी होती है और इसी स्पेस में दूसरी पोलर बॉडी भी चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो, मेन ओवा अंदर वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला। ठीक है, इसको पेरी विटलाइन स्पेस कहते हैं। चलो, यहां तक क्लियर है। अब स्पर्म एंटर कर चुका है अंदर, स्पर्म एंटर कर चुका है अंदर। ठीक है, यानी अंदर की स्थिति दिखा रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक पोलर बॉडी तो पहले से थी अंदर। ठीक है, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। स्पर्म एंटर कर चुका है। स्पर्म का अपना खुद का न्यूक्लियस इसके पास है। ओवा का अपना खुद का न्यूक्लियस ये था। मेटाफेज से एनाफेज में एंटर कर चुकी है, एनाफेज। ठीक है, मेटाफेज से एनाफेज एंटर कर चुकी है, स्पर्म एंटर कर चुका है। धीरे धीरे यहां से एक पोलर बॉडी बनेगी। और एक यहां स्ट्रक्चर बनेगा। स्पर्म पूरा डीजनरेट कर जाएगा, सिर्फ अब स्पर्म का बचेगा क्या यहां पर। एक पोलर बॉडी पहले से थी, अब ये दूसरी पोलर बॉडी भी एक्सोसाइटोसिस से यहीं पहुंच जाएगी। पहुंच गई, बाहर आ गई, दोनों पोलर बॉडी आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी। अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसका होगा, स्पर्म का। प्रोन्यूक्लियस बोलोगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसका बच्चा, ओवा का। प्रोन्यूक्लियस है, ये होगी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी। ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस। ये हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस आपस में इनके क्रोमेटिन फ्यूज कर जाएंगे, इनमें क्रोमेटिन होंगे, ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूजन ऑफ क्रोमेटिन, इसमें क्रोमेटिन भरे हुए हैं, ये क्रोमेटिन एम्फी मिक्सिस हो जाएगी, क्रोमेटिन का फ्यूजन। और इससे क्या बन जाएगा, जायगोट।
ये कंप्लीट हो गया जायगोट का फॉर्मेशन, डिप्लॉयड जायगोट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। अभी उस पर आएंगे, बेबी का फॉर्मेशन तो आगे होगा ना, अभी जायगोट बना है। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तभी तो ट्विंस का फॉर्मेशन है, अब नॉर्मल बेबी, ये सब चीजें हम बात करेंगे इनकी। एबनॉर्मल नहीं, ट्विंस की बात करेंगे। एबनॉर्मल बेबी के तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। डिसजंक्शन के टाइम पर अगर क्रोमोसोम नंबर गड़बड़ हो गया तो एबनॉर्मल बेबी हो सकता है, वो तो एक अलग चीज है। यस, मतलब अब बताओ भाई, साइटोप्लाज्म किसका है, मैटरनल है फीटल है? भाई यहाँ तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस गया है, साइटोप्लाज्म किसका है? किसका साइटोप्लाज्म है? मैटरनल। मैटरनल साइटोप्लाज्म है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियस के अंदर किसके हैं भाई? साइटोप्लाज्म मैटरनल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मदर की ही तो होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मदर के होंगे, फादर के नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैटरनल ही होंगे। साइटोप्लाज्म मैटरनल है तो माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल होंगे, यानी आपकी बॉडी का साइटोप्लाज्म, आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके साइटोप्लाज्म में आपकी मदर का 100% है। फादर से सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमेटिन मिले हैं आपको, जो हैप्लॉइड क्रोमेटिन आपको मदर से भी मिले हैं। पर आपकी बॉडी का साइटोप्लाज्म, आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया टोटली मैटरनल है, 100%। 100%। तो मदर का पता करना हो तो हम क्रोमोसोम नहीं देखते, हम मैटरनल डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए से मैच करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कई लेडीज हैं बच्चे का क्लेम कर रही हैं, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे बता पाएगा किसका बच्चा है? तो उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आप स्टडी कर लो, मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालो, ठीक है। बच्चे का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालो, जिसका 100% मैच कर जाए वो है माँ उसकी, सिंपल। पोलर बॉडी दो ही बनती है बेटा ह्यूमन के अंदर। किसी किसी एनिमल में पहली पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड कर जाती है, ठीक है। वो किसी किसी एनिमल में। आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ह्यूमन में से दो ही बनेंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, जोना पेलोसिटा तो होगा बेटा जायगोट के अंदर। अब आगे बता रहा हूँ, क्लीवेज के अंदर जोना पेलोसिटा कब टूटता है, कब गायब होता है, क्यों होता है जोना पेलोसिटा, सारी बात करेंगे। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? यहाँ स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी है। सेकंड वाली, फर्स्ट तो ऊपर है, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है, तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बचा हुआ है, पोलर बॉडी यहाँ चली गई निकल के, ठीक है। मेल का प्रोन्यूक्लियस है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, एम्फी मिक्सेस हो जाएगी, डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा, सिंपल। ये आपका जायगोट बन चुका है। अब जायगोट से आगे की कहानी चालू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होते हैं, डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो जायगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज वाली स्टेज होती है, सब क्लीवेज हो रहे हैं। उसके बाद अंदर एक कैविटी बन जाती है, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। और स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। स्टेज को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। और इन छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, 2 3 4 जितने भी सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हो या ये हो, ऑल आर ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स, ये सेल्स ब्लास्टोमियर्स हैं। जायगोट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16,
और लास्ट में कैविटी बन जाती है ब्लास्टोसील। इस स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, इसको इनर सेल मास बोलते हैं, जो एम्ब्रियो बनाएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो यही सारी स्टेज पढ़नी है हमें। इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। इट इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। ये क्या हो रहा है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड माइटोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। अब इसी को समझना है कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जिसमें टोटल साइज कांस्टेंट है। भाई एक सेल है वो भी उतनी बड़ी है, दो सेल है वो भी उतनी बड़ी है, चार सेल है वो भी उतनी बड़ी है, 16 सेल है वो भी उतना ही बड़ा है। कैविटी बन गई तब भी स्ट्रक्चर इतना ही बड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी को समझना है। इसी को क्लीवेज बोलते हैं। इसी को कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन में कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है। बेटा एक बच्चे का क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है हेड, कंप्लीट स्पर्म एंटर करता है, एक्रोसोम तो फट गया, अब बचा हुआ स्पर्म पूरा एंटर कर जाएगा। जब एंटर करता है तो उसका न्यूक्लियस बचता है, बाद बाकी के सारे पार्ट डीजनरेट कर जाते हैं। यस, डीजनरेशन ऑफ ऑल स्पर्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस, बचता न्यूक्लियस है। समझे? हाँ बेटा, सबका डीजनरेशन हो जाएगा न्यूक्लियस को छोड़ करके। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस बचता है और कुछ भी नहीं बचता। न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो बचा था। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि क्लीवेज में वही हेल्प करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। वापस आ रहा हूं। वही एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन और एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन में अंतर क्या है? भाई ये तो आप पढ़ चुके हो ना, मियोसिस माइटोसिस। ये पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ चुके हो, कि अगर मैं नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन की बात करता हूं तो एक सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है, 2n नंबर होगा। ठीक है, ये पेरेंटल सेल होगी, लिख दे रहा हूं, पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल को अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंटल सेल और डॉटर सेल का साइज बराबर होना चाहिए, तब जाकर के दो डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? पेरेंटल सेल को अपना साइज बढ़ाना होगा, तब जाकर के सेल डिवाइड करके एक से दो सेल बनेंगे जिनका साइज पेरेंटल सेल्स के साइज के बराबर होगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, साइज इंक्रीज होगा इसमें। साइज इंक्रीज होगा तब जाकर के एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, साइज बढ़ता है तभी तो इसका साइज इनका साइज बराबर आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। जबकि क्लीवेज की अगर बात की जाए तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज में क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक। अच्छा एक चीज और बता दूं, साइज जब बढ़ता है ना, इसमें क्या स्टेज आती है आप ये तो जानते हो ना। सेल के अंदर पहले स्टेज होती है G1, फिर होती है एस फेज, फिर होती है G2, फिर होती है एम फेज। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, जी साइज किस फेज में बढ़ता है? ये स्टेज कहाँ कहाँ आती है? G1 में ये फेज आती है, G1 में सेल का साइज बढ़ता है, और G2 में भी सेल का साइज बढ़ता है। ध्यान रखना है आपको। तो G1 G2 में सेल का साइज बढ़ता है। तो एस फेज में क्या होता है? एस फेज के अंदर आप ये पढ़ चुके हो सारे के सारे, इसमें जो क्रोमेटिन है, डीएनए है, ये नंबर डबल कर जाएगा। इसका नंबर डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे दो सेल बनने हैं ना। यहां पर क्या होगा? एम फेज के अंदर, एम फेज के अंदर एक सेल अब दो सेल में डिवाइड कर जाएगी, यानी यहां पर सेल डिवीजन होगा, यहां क्रोमेटिन का डिवीजन होगा, और G1 G2 के अंदर साइज बढ़ेगा। ये हम जानते हैं, मियोसिस माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। ये जनरल सेल क्या करती है भाई? जनरल सेल, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, पेरेंटल सेल को डॉटर सेल बनाने हैं तो साइज बढ़ाना पड़ेगा।
फेज की बात करूं तो G1 G2 सेल स्टेज जो होती है उनमें साइज बढ़ता है, बीच में एस फेज आती है, उसके अंदर क्रोमेटिन का नंबर डबल होता है, और एम फेज में सेल का नंबर डबल होता है, एक से दो सेल बन जाते हैं। यानी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एम फेज में सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड हो गई। G1 G2 सेल का साइज बढ़ गया, इसको गैप फेज बोलते हैं, गैप फेज फर्स्ट, गैप फेज सेकंड। ये नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर, मैं नॉर्मल सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं, समझे? क्लीवेज की बात नहीं कर रहा, ये सब कुछ नॉर्मल सेल डिवीजन की बात है। नॉर्मल सेल डिवीजन में लिख दे रहा हूं, उससे कंफ्यूजन ना हो आपको। नॉर्मल पता होगी तभी आप कंपाइल कर पाओगे क्लीवेज से। नॉर्मल सेल डिवीजन में ये स्टेप होते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं क्लीवेज, अब बात करूंगा किसकी, क्लीवेज की मैं। क्लीवेज की बात कर रहा हूं। अब क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में समझना, वही ये डिप्लॉयड सेल थी, एक से दो सेल बन गए, दो सेल से चार सेल बन गए, चार सेल से आठ सेल बन गए। समझना मेरी बात, या ध्यान से देखोगे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है पर टोटल साइज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है ना, टोटल टोटल का साइज कांस्टेंट है। यानी सेल का नंबर बढ़ रहा है, क्रोमेटिन का नंबर बढ़ रहा है। यहां एक ही न्यूक्लियस था, यहां दो न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, आठ न्यूक्लियस। सेल का नंबर बढ़ रहा है, क्रोमेटिन का नंबर बढ़ रहा है, पर टोटल साइटोप्लाज्मिक साइज तो कांस्टेंट ही है ना। समझ रहे हो? यानी सेल का साइज छोटा छोटा होता है, टोटल साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है, नंबर बढ़ रहा है पर साइज छोटा हो रहा है। पर यहां साइज सेम था, क्यों? क्योंकि बीच में गैप फेज आ रही थी। क्लीवेज के अंदर गैप फेज एब्सेंट होती हैं। क्लीवेज में क्या होती हैं? G1 एंड G2 फेज क्या होती हैं? एब्सेंट। अगर ये प्रेजेंट होती तो सेल का साइज रिड्यूस नहीं होता। तो क्लीवेज में G1 G2 फेज एब्सेंट होती हैं, जो नॉर्मल सेल साइकिल में देखने को मिलती हैं। ये अंतर है, इसीलिए इसको रैपिड माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें G1 G2 फेज होती ही नहीं है। इसमें से दो ही काम हो रहे हैं कि डीएनए का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन, डीएनए का डिवीजन, सेल का डिवीजन, डीएनए का डिवीजन, सेल का डिवीजन। ठीक है, इसलिए साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ, साइज छोटा होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। समझ में आई है नहीं आई? यस, G1 G2 स्टेज नहीं होगा इसके अंदर। समझ में आया? G1 G2 फेज एब्सेंट है इनके अंदर। अब मैं एक एक करके समझाऊंगा। ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल साइज कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर G1 G2 बोथ ग्रोथ फेज एब्सेंट हैं, है ही नहीं। G1 G2 फेज इसमें एब्सेंट है।
एब्सेंट है। अगला, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म घटता जा रहा है, ये बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो टोटल भाई एन बढ़ रहा है, सी घट रहा है, तो टोटल बढ़ेगा घटेगा? तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन बढ़ता जा रहा है, साइटोप्लाज्म उतना ही है, ये बढ़ रहा है, ये उतना ही है, ये साइटोप्लाज्म टोटल उतना ही है, क्रोमेटिन बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है। डीएनए, ठीक है, टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम है, डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहे हैं, बट साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घट रहा है। नंबर बढ़ रहे हैं, साइज घट रहा है। नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड साइज डिक्रीज हो रहा है, आपके सामने सब कुछ। क्लीवेज एंड, नंबर ऑफ क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर मोरुला, जब मोरुला बन जाता है मल्टी सेलुलर, तो यहां पर आकर के, यानी यहां पर 16 सेल भी हो सकते हैं, 8 और 16 सेल। इसके बाद क्लीवेज का क्या हो जाता है? एंड ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज का एंड हो जाता है, सॉलिड बॉल बन जाती है, 8 से 16 सेल बन जाते हैं, तब क्लीवेज आकर के एंड होता है। ये समझ में आया नहीं आया? क्लीवेज और नॉर्मल, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? जो जो पूछ रहा हूं वो रिस्पॉन्स दो यार, डाइवर्ट, तुम खुद भी डाइवर्ट हो रहे हो, दूसरों को भी डाइवर्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम वास्तव में टारगेट, मतलब फोकस ही नहीं है टॉपिक पर, ये कंफर्म है। तभी तो मैं तो कहता हूँ, जो बच्चे एकदम जब क्लास में अलर्ट नहीं होते ना, वो मान लो वो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, वो बस ऐसे ही मस्ती वाले बच्चे हैं। आज कंप्लीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मुझे एक चीज समझानी है, मैं अपने मतलब जब तक चीजें मैं समझाऊंगा नहीं अच्छे से, तब तक मेरा अंदर से दिल नहीं है करेगा कि हाँ यार हुआ है नहीं हुआ, तब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। एक क्लास पूरी ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, पूरी क्लास ले लूंगा मैं, भाई 6 की जगह 7 में कर दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, पर चीजें बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से। मेरी आदत नहीं है कि मैं पहले यहाँ पढ़ाऊँ, फिर तुम्हें वाईटी पर पढ़ाऊँ, फिर लास्ट टाइम पर वन शॉट में पढ़ाऊँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं अपने व्यू बढ़ाऊंगा और वाह वाह बढ़ाऊंगा, पर क्या करूंगा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा, क्या करके? टाइम लॉस। तुम सेलेक्ट तो नहीं हो पाओगे, पर बस वाह वाह करते रह जाओगे, वो मेरी है नहीं यार, पर कलयुग है, कलयुग में है कलयुग में उल्टा ही होता है। जब राजीव राजीव दीक्षित के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है, उनको मार दिया गया, उनको हटा दिया गया, जबकि वो दुनिया का भला करना चाहते थे, पर किसी के समझ में नहीं आई ना बात। हाँ, क्योंकि सब उल्टे लोग हैं यहाँ पर, उल्टी दुनिया है, उल्टे लोग हैं। चलो खैर, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, मोरुला उसके अंदर मिसिंग था, मिसिंग नहीं था, सॉलिड स्टेज को मोरुला बोलते हैं, दिखाता हूं अभी मैं। यहां तक क्लियर है आपको? ये स्लाइड आ जाओ। यहां तक की स्टेज जो है ना जाय भाई, ये यहां तक की जो पूरी स्टेज है, ये मोरुला है, और ये ब्लास्टुला, जब कैविटी बन जाती है ना, ब्लास्टोसील बन जाती है, तब इसको ब्लास्टुला बोलेंगे। जब तक कैविटी नहीं बनी है, सॉलिड बॉल है, तब तक इसको मोरुला बोलेंगे, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा कि ये स्टेज कहां कहां आती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। फोर्थ वाली पॉइंट रिपीट्स, अच्छा, पहली दूसरी तीसरी चौथी। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घट, भाई तुम क्या
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, नंबर बढ़ रहा है, साइज घट नहीं रहा, ये आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया, उसका भी आधा हो गया। टोटल साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर बढ़ रहा है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर ये सेल्स होते हैं, इनका साइज घट रहा है। जब तक सॉलिड बॉल नहीं बन जाती तब तक क्लीवेज चल रही है, यहां आके क्लीवेज एंड होगी, यहां आके क्लीवेज एंड होगी। चलो अब मैं इसको दिखाऊंगा प्रॉपर डायग्राम के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैसे स्टेज चलती है, कैसे आगे का मैकेनिज्म होता है। बेटा मोरुला स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज होती है, ब्लास्टोमियर्स वो सेल्स होते हैं जो उस स्टेज के अंदर होते हैं। ये सब क्या है? ब्लास्टोमियर्स। ये सब क्या है? ब्लास्टोमियर्स। ये सब क्या है? ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। जब तक सॉलिड बॉल बन रही है इसको हम मोरुला बोलेंगे, जब अंदर कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसील बन जाएगी, तब इसको हम ब्लास्टुला बोलेंगे। जब जोना पेलिसोडा इसके ऊपर से हट जाएगी तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। इन सब के ऊपर एक लेयर है जोना पेलिसोडा, मैं दिखाता हूं फिर से, ग्रीन से दिखाता हूं। इसका होना बहुत जरूरी है। कोई बता सकता है जोना पेलिसोडा क्यों होती है और क्यों हटती है? हटने का कारण क्या है और होती क्यों है? ये कोई बता दे तो मान जाऊंगा। उसने मेरे पुराने नोट्स देखे होंगे या मुझसे पढ़ा होगा तो ही बता पाएगा, मुझे मुझे लग रहा है, हर कोई तो नहीं बता पाएगा। अभी देखता हूं मैं मैसेज तुम्हारे। अब बताओ, कोई बता सकता है जूना प्लसिडा क्यों होती है? यस, नीतू नीतू पटेल बिल्कुल सही बोली। जिससे कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन ना हो जाए, ये इसको चिपकने से रोकती है। भाई सबस्टेज क्या होंगी यहाँ पर? जब तक जोना पेलिसोडा है तब तक फैलोपियन ट्यूब में चिपकेगा नहीं ये, ठीक है। हैचिंग के टाइम पर ये हट जाती है, हट जाती है। हटने के बाद अब तैयार है ये चिपकने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए, प्लेसेंटा बनाने के लिए। तो जोना पेलिसोडा किसी गलत जगह इम्प्लांटेशन ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। इसका होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका हटना भी जरूरी है, अगर ये हटी नहीं ना तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी एक तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो जाए तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अबॉर्शन हो जाता है बेटा। अब करें कि स्टार्ट करके, ये आप जानते हो पहली स्टेज फैलोपियन ट्यूब में चल रही है, यहां से सेकेंडरी साइड निकला, ये एंटर कर गया फैलोपियन ट्यूब में, 0 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंटर कर गया। स्पर्म यहां तक पहुंचते हैं, स्पर्म पहुंच रहे हैं, ये स्पर्म आ रहे हैं, ये स्पर्म आ गए, स्पर्म आ गए। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, 1 से 2 सेल बनेंगे। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट हो गया। पहले दिन में क्या होगा? 1 से 2 सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डे में 1 से 2 सेल। दूसरे दिन के अंदर 2 से 4 सेल। तीसरे दिन के अंदर 4 से 8 सेल। चौथे दिन के अंदर 8 से 16 सेल। यानी यहां पर 16 सेल स्टेज है। इसको मॉरुला बोलते हैं। ये 8 सेल मॉरुला है। ये 4 सेल मॉरुला है और ये 2 सेल मॉरुला है, ठीक है। ये सब मॉरुला की स्टेज है। अब यहां पर होगी हैचिंग। हैचिंग बहुत जरूरी है बेटा, हैचिंग नहीं होगी तो इंप्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं। हैचिंग में क्या होगा? रिमूवल ऑफ जोना पैलिसेडा, ये हटेगी, हट करके एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट, जिसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, सील मतलब कैविटी। अब ये तैयार है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तब जाकर के सेवेंथ डे, सातवें दिन क्या हो जाएगा? सातवें दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। सातवें दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये स्टेप समझने हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इसका, कि फर्टिलाइजेशन का पहला दिन 2 सेल, दूसरा दिन 4 सेल, तीसरा दिन 8 सेल, चौथा दिन 16 सेल। बस ह्यूमन के अंदर 16 सेल स्टेज होती है। उसके बाद हैचिंग होती है। हैचिंग में क्या होगा? रिमूवल ऑफ जोना पेलोसिडा, और तब जाकर के ये बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलते ही अब ये सिस्ट बन गया, यानी तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो हैचिंग कैसे होती है समझा देता हूं मैं, क्योंकि हैचिंग की मैकेनिज्म समझनी जरूरी है। ठीक है, सुभाष सैनी बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, अब यहां आ जाओ तुम, सारे के सारे यहां आ जाओ। ये समझ में आ गया होगा? देखो आगे जगह है। हैचिंग, चलो समझा देता हूँ। हैचिंग थोड़ी समझ लो कि हैचिंग होती कैसे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया था भाई। ब्लास्टोसिस्ट की अगर बात करूं, सबसे पहले तो जोना पेलोसिडा थी इसके पास। और अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ तो हट जाएगी। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है,
देखो, ये तो है जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये है ट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि जो पूरा ब्लास्टोमियर्स था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अंदर एक कैविटी बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये बन जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास बनाता है आगे जाकर के एम्ब्रियो, इसी से एम्ब्रियो बनेगा आगे जाकर के। क्योंकि इनर सेल मास एक तरीके से स्टेम सेल है ये सारे के सारे, जिनसे एम्ब्रियो बनता है आगे जाकर के, ठीक है। अब क्या होगा, स्ट्रोफोब्लास्ट जोना प्रोसेडा को हटाना बहुत जरूरी है। तो अगला स्टेप क्या होगा समझना, जोना पेलिसुडा रिलीज करेगी लाइटिक एंजाइम, सॉरी ये ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेगी लाइटिक एंजाइम। ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेगी लाइटिक एंजाइम, जब लाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं तो इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। भाई इसने लाइटिक एंजाइम रिलीज किए, या रिलीज करना चालू कर दिए। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगी तो जोना पेलिसुडा टूटेगी, और इसके टूटते ही जो अंदर के जो स्ट्रक्चर थे ये बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। ये मतलब ट्रोफोब्लास्ट वाला स्ट्रक्चर बाहर निकलना चालू हो जाएगा। लाइका मानो कोई सिस्ट अंडे से बाहर निकल रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेशर की वजह से। और इसके अंदर कौन होगा, इनर सेल मास, जो आगे जाकर के पूरे एम्ब्रियो को बनाने की क्षमता रखता है। इसका हर सेल से पूरा एम्ब्रियो बन सकता है। ये हैचिंग हो रही है, हैचिंग की प्रक्रिया का पहला सेकंड दूसरा स्टेप, आप समझ रहे हो। ये सब स्टेम सेल्स हैं, यस, ऑल आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हैं जो पूरे एम्ब्रियो को बनाने में सक्षम है। समझ में आया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, जब ये हैचिंग की प्रक्रिया चल रही होती है ना, तो गलती से भी एक भी स्टेम सेल बाहर निकल गई, सिंगल स्टेम सेल भी यहां से बाहर निकल गई, तो इससे बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएगा। इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, समझ रहे हो। हाँ, ब्लास्टोसील बनते हैं, इसको ब्लास्टुला बोलेंगे, अब इसको ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट बताता हूं। जो स्टेम सेल है ना, अगर गलती से भी एक भी अलग हो गई इस बंच से, गुच्छे से, तो एक न्यू एम्ब्रियो बना लेगी, आइडेंटिकल ट्विंस। इसको मोनोजाइगोटिक, जाइगोट तो एक ही था ना दोनों का, मोनो मोनोजाइगोटिक, क्योंकि दोनों का जाइगोट एक ही था, समझ रहे हो ना। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
मोनोजाइगोटिक ट्विंस बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, 100% सिमिलर होते हैं। दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, सेक्स भी सेम होगा क्योंकि कॉमन जाइगोट से बने। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है भाई, एक तो तुमने देखे होंगे एक मेल होता है एक फीमेल होता है, बट ट्विंस होते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा ओवा फर्टिलाइज होते हैं, समझ रहे हो, हाँ, डाइजाइगोटिक बोलते हैं उनको। डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक से ज्यादा ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे भाई, फीमेल में अचानक से एक से ज्यादा ओवा निकल गए, स्पर्म तो मिलियंस है, तो डाइजाइगोटिक बन जाएंगे। एक काला हो सकता है, एक गोरा हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, एक लंबा हो सकता है, एक नाटा हो सकता है। ठीक है, उठाई जाइगोटिक हैं, अलग अलग जाइगोट से बन रहे हैं, पर एक ही जाइगोट के टूटने से जो बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो मोनोजाइगोटिक हैं, आइडेंटिकल हैं, 100% सिमिलर ट्विंस होते हैं। हाँ, थोड़ा हेल्थ का इशू हो सकता है, कोई एक मोटा हो, थोड़ा पतला हो, हल्का पूरा, क्योंकि एक को न्यूट्रिशन हो सकता है ज्यादा मिले, एक को न्यूट्रिशन कम मिले, उसको वही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? लव कुश बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं है, लव कुश मुझे भी लगता था आइडेंटिकल है। ठीक है, तो पूछा मैंने तो उन्होंने कहा नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, एक साथ दो बच्चे हुए हैं, एक को न्यूट्रिशन ज्यादा मिला है, एक को न्यूट्रिशन कम मिला है। ठीक है, चश्मा लगाते हैं इसलिए उनको लगता है, तुम ध्यान से देखोगे दोनों के चेहरे अलग अलग हैं। हाँ, वो मतलब आइडेंटिकल नहीं है, डाइजाइगोटिक है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक नहीं है। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक का मतलब एक ही जाइगोट से मिलके बने। अब आगे क्या बनेगा? सिर्फ आपका सिस्ट रह जाएगा, जोना पेलोसिडा हट जाएगी, रिमूवल ऑफ जोना पेलोसिडा। हो गई एचिंग। सिर्फ क्या बचा है हमारे पास? ट्रोफोब्लास्ट। अब जैसी जोना पेलोसिडा हट जाएगी ना, अब इसको हम ब्लास्टुला नहीं बोलेंगे, अब सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये है ब्लास्टुला जब जोना पेलोसिडा है, अब इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब बोलेंगे इसको सिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट विदाउट जोना पेलोसिडा। ये अंतर होता है ब्लास्टुला और ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ये बहुत बारीक सा अंतर है, समझा दिया है मैंने आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास, ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट से ही रिलीज होता है, रिलीज ह्यूमन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, अगर ये ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस की वॉल से चिपक गया तो ये हार्मोन ब्लड में जाना चालू कर देगा, ब्लड से यूरिन में जाना चालू कर देगा। ठीक है, यस। अगर ये हार्मोन यूरिन में मिल रहा है तो क्या बता रहा है? खुशखबरी, कहते हैं ना, हाँ, प्रेगा न्यूज जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, उसमें हम ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोफिन न्यूज देखते हैं। यूरिन में आने का मतलब है इम्प्लांटेशन हो चुका है, तभी यूरिन में आ रहा है। इम्प्लांटेशन होने का मतलब है ब्लड के कांटेक्ट में आ गया है, तब ये इस हार्मोन को ब्लड में रिलीज करेगी। ठीक है, अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन यूरिन, ये पॉजिटिव टेस्ट को बताता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगा न्यूज जो किट आती है ना, हाँ, उसमें यूरिन की ड्रॉप डालते हैं, कलर चेंज हो जाए तो ये बताता है कि यूरिन के अंदर ये प्रेजेंट है। समझे? स्पर्म को कैसे पता चलता है कि एग कौन सी फेलोपियन ट्यूब में है? तुम्हें क्या लग रहा है स्पर्म की आंख लगी हुई है? चलो इस बार हमें राइट फेलोपियन ट्यूब में जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है, स्पर्म दोनों फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। इस तरीके से स्प्रेडिंग होती है ये तभी तो मिलियंस स्पर्म चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशन आगे आगे रास्ता भी भटक जाता है ये स्पर्म, आधे इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे। ठीक है, तभी तो हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता। आंखें आंखें नहीं लगी होती है उसको, बच्चा पूछ रहा है स्पर्म के कौन है ये?
अच्छा, प्रिंसी पूछ रहा है। अच्छा सर, स्पर्म को कैसे पता चलता है कि एग कौन सी फेलोपियन ट्यूब में जाता है? भाई दोनों फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं स्पर्म्स, ठीक है, मिलियंस स्पर्म होते हैं। समझ में आ गया? तो प्रेगा न्यूज टेस्ट किट आती है ना, उसमें हम यूरिन के अंदर एचसीजी को ही डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अगर ये यूरिन में है तो ये बताता है कि भाई इम्प्लांटेशन हो चुका है। समझे? दोनों फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पर दोनों फेलोपियन ट्यूब में अगर ओवा प्रेजेंट हो तभी तो होगा। मैंने बताया कि अल्टरनेटिव मंथली ओवा निकलता है, एक मंथ में इस वाली फेलोपियन ट्यूब में, तो एक अगले मंथ में उस वाली फेलोपियन ट्यूब में, अल्टरनेटिव सब चीज तो बता दी है तुम्हें मैंने। तुम थोड़ा दिमाग को भी तो यूज किया करो भाई। दिमाग को तुम बिठा लोगे ऐसे ही तो जंग लग जाएगी। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या हो गया भाई? डाइजाइगोटिक क्या बताना है? डाइजाइगोटिक का मतलब है कि दो फेलोपियन ट्यूब है ऐसे ऐसे। हो सकता है एक ही फेलोपियन ट्यूब में दो एग आ जाए, हो सकता है एक एग इस फेलोपियन ट्यूब में आ जाए, एक इसमें रिलीज हो जाए। स्पर्म तो मिलियंस इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये डाइजाइगोटिक हो गया। भाई दो एग फर्टिलाइज कर रहे हैं डाइजाइगोटिक, एक एग फर्टिलाइज कर रहा है मोनोजाइगोटिक। और एक एग से ही कोई एक सेल अलग हो जाए तो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाएगा, सिंपल। चलो, अब हमारा इम्प्लांटेशन की बारी आई, जो लगभग 7 से 9 दिन के, 7 दिन मान लो, ठीक है। 7 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया चालू हो जाती है। अभी समझ रहे हैं इम्प्लांटेशन? समझो, जैसे मानो इम्प्लांटेशन, ये तो क्या है, मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम। ये पूरी एंडोमेट्रियम है, हाईली वेस्कुलर होती है एंडोमेट्रियम, आप जानते ही हो। इसमें ब्लड वेसल्स बहुत हाईली कॉइल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स बहुत हाईली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन है? ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का ही इंप्लांटेशन होगा, ब्लास्टोला का इंप्लांटेशन कभी नहीं होता। ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे आ रहा है, नजदीक आ रहा है एंडोमेट्रियम के, आ गया। अब ट्रोफोब्लास्ट आप जानते हो क्या रिलीज करते हैं? लाइटिक एंजाइम। कौन रिलीज करेगा लाइटिक एंजाइम? ट्रोफोब्लास्ट। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर, ये पेनिट्रेट कर गया अंदर जाकर के पूरा अंदर एंटर कर जाएगा, और एंडोमेट्रियम इसको ढक लेगी इस तरीके से, ये पूरा कवर कर लिया, अंदर आ गया, अंदर आ गया ये। अब चालू होगा यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये क्या हो गया? इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस विद एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यहां तक कोई डाउट? बेटा 50 साल तक अगर एग की मियोसिस रुकी रहेगी, ठीक है, तो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जब डिसजंक्शन होता है ना, पोलर बॉडी बनती है, तो उस समय हो सकता है पोलर बॉडी में एक क्रोमेटिन कम चला जाए और उसमें एक ज्यादा, या इसमें एक कम या उसमें एक ज्यादा, तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएंगे तो। एंडोमेट्रियम अगर टूट गई तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। अभी कराऊंगा ना आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर, जिसमें हम गोलियों की हेल्प से एंडोमेट्रियम को बनने ही नहीं देते, तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ाएंगे ना उसमें, उसमें हम बताएंगे आपको एंडोमेट्रियम अगर नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। अब इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम है ना, उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है इस ब्लास्टोसिस्ट को, और इसको बोलते हैं डेसिडुआ।
क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को आप डेसिडुआ बोलते हो। अब डेसिडुआ कितने टाइप के हो सकते हैं ये समझना है। जैसे टाइप्स ऑफ डेसिडुआ, जैसे डेसिडुआ बैसिलिस, एक होता है डेसिडुआ बैसिलिस, एक होता है डेसिडुआ पैराइटैलिस, अभी लिखता हूं, उसको पूरा लिखा नहीं है। एक होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तीन डेसिडुआ होते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। एक मिनट, चलो। तो हाँ बेटा, आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्या बता रहा था मैं भाई, इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है ना, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। तो यहां पर डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को बोलते हैं, ध्यान रखना, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। जैसे समझने का है, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट, ये एंडोमेट्रियम है चारों तरफ, ठीक है। एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो एम्ब्रियो के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम जो एम्ब्रियो के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, समझना। इसके लिए टर्म यूज करते हैं डेसिडुआ। अच्छा हाँ, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो एम्ब्रियो के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इसको बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलिस, यही आगे जाकर के प्लेसेंटा बनाएगा। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा सकता है कि इनमें कौन सा डेसिडुआ प्लेसेंटा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोमियर अलग अलग होते हैं बेटा, मतलब ब्लास्टोमियर से ही ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बनता है, ऐसे याद रखो। इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा और ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो नहीं बनाते, ठीक है। हाँ, वो एक्स्ट्रा लेयर्स बनाते हैं, मतलब डिफरेंशिएट हो गए। एक हो गया डेसिडुआ पैराइटैलिस। पैराइटैलिस का मतलब है वो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो एम्ब्रियो से कनेक्टेड नहीं है, पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम विच डू नॉट कनेक्ट विद एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ नहीं है, जो एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पैराइटैलिस है। पैराइटल साइड में जो है एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पैराइटैलिस है, डेसिडुआ पैराइटैलिस है, ये डेसिडुआ पैराइटैलिस है। और डेसिडुआ कैप्सुलरिस,
यानी एंडोमेट्रियम का वो पार्ट समझना, एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो कैप्सूल की तरह इसको चारों तरफ से कवर किए हुए है, चारों तरफ से कवर किए हुए है, इसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो उस एम्ब्रियो को कवर किए हुए चारों तरफ से कैप्सूल बना लिया है, इसको बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। 3 डेसिडुआ होते हैं, ये प्लेसेंटा बनाएगा, ये कनेक्टेड नहीं है पैराइटल साइड में, ये कैप्सूल की तरह बनाए हुए चारों तरफ, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। खत्म। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये हो गया डेसिडुआ। अब बात आएगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी इम्प्लांटेशन हो चुका है एंडोमेट्रियम में, इम्प्लांटेशन हो चुका है, ये एंडोमेट्रियम है। इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है, घुस चुका है पूरा। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास है, अटैचमेंट हो चुका है एंडोमेट्रियम से। अब क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट होगी ना वो आगे जाके 2 लेयर बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर बनाएगी, और इनर सेल मास भी 2 लेयर बनाएगा। कैसे सर? अब समझो भाई, ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगी अंदर, इसको बोलते हैं सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा। और जो रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट रह गई ना, इसको बोलेंगे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। यानी ट्रोफोब्लास्ट के 2 पार्ट हो गए, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास भी 2 लेयर बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हाइपोब्लास्ट, ये हाइपो, हाइपो माने इसके ठीक नीचे वाला हाइपोब्लास्ट। एक बनाएंगे एपीब्लास्ट, एक बनाएंगे हाइपोब्लास्ट, तो एक बनाएंगे एपीब्लास्ट। ठीक है, 2 लेयर बन गई, इनर सेल मास से 2 लेयर बन गई और ट्रोफोब्लास्ट से 2 लेयर बन गई। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है, एपीब्लास्ट से 3 लेयर बनेंगी, जिसको आप जर्म डिस्क भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इससे बनेगी, इससे 3 लेयर, एक बने, या ऐसे बोल सकते हो इससे बनेगी जर्म डिस्क। और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये पूछा गया है। एपीब्लास्ट को जर्म डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि एपीब्लास्ट से 3 लेयर बनती है, 3 जर्म लेयर बनती हैं। एक्टोडर्म इसी से बनती है, इसी से मीजोडर्म बनती है, और इसी से एंडोडर्म बनती है। एक्टो, मीजो, एंडो एपीब्लास्ट से बनते हैं। ठीक है, एपीब्लास्ट से ही तीनों लेयर बन रही हैं, इसको हम जर्म डिस्क बोलते हैं, और दोनों को मिला देते हैं तो उसको एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? मेहंदी हसन सो रहे हैं, मेहंदी हसन फिर कहेंगे सर आप ऐसे बोलते हो, जो सोबे सो खोबे, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस में मेहंदी हसन बेटा मैंने 4 बार अंतर बताया है, तू तब भी वही कमेंट लिख रहा है, मतलब तू सो रहा है। समझ रहे हो, तुम सो रहे हो, जो सोबे सो खोबे, जो जागे सो पावे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? और एक बार, कोई नहीं, मैं बता दूंगा एक बार, मेहंदी हसन सोया रहता है, और एक बार। लेकिन ये तुम अवेयर रहो, तुम्हारी यही हैबिट तुम्हें
पछाड़ देगी, ध्यान रखना। आगे वही निकलेगा जो अलर्ट है, जो आंखें खुला हुआ है, जो टारगेट पर अपना निशाना साधा हुआ है। बाद बाकी के तो बस हवा का झोंका चलेगा, गिर जाएंगे सारे के सारे, कुछ नहीं। हाँ करें स्टार्ट, चलो। अब आगे की स्टेज क्या होगी देख लो, जगह है क्या? इसकी 3 लेयर बन जाएंगी। इस 3 लेयर के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इन 3 लेयर के बनने की जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो अब हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन। इम्प्लांटेशन हो चुका है, 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन के बाद ये स्टेज आएगी और गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 3 लेयर बनती हैं, इसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। कैसे? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। इट अकर अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई 7 से 9 10 तक इम्प्लांटेशन होगा, 10 से 15 दिन के बीच के अंदर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डिस्क बनने के बाद स्टार्ट होगा गैस्ट्रुलेशन, 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ 3rd week ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है? बाय लेमिनर, जिसमें 2 लेयर थी। एम्ब्रियोनिक डिस्क में कितनी लेयर थे? 2। हाइपोब्लास्ट थी और एपीब्लास्ट थी। इससे बनेंगे, इसमें कौन कौन सी लेयर थी? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये ट्रांसफर होगी, ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राई लेमिनर, 3 लेयर वाली एम्ब्रियोनिक डिस्क में, जिसमें कौन कौन सी लेयर आ जाती हैं? सबसे फर्स्ट पहले बनती है एंडोडर्म, फर्स्ट। फिर बनेगी मीजोडर्म, सेकंड। और सबसे लास्ट में बनेगी एक्टोडर्म, थर्ड। यानी एपीब्लास्ट से पहले बनती है एंडो, फिर मीजो, और बची हुई एपीब्लास्ट की सेल कहलाती है, लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है एक्टोडर्म के अंदर, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा तीनों लेयर का। इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। 3 जर्म लेयर के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? और इन 3 लेयर से पूरी बॉडी बनती है। एक्टोडर्म से अलग चीजें बनती हैं, मेसोडर्म से अपनी चीजें बनती हैं, और एंडोडर्म से अपनी अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। जैसे अगर दिखाऊं आपको, भाई एक्टोडर्म से ये सब चीजें बनती हैं, मेसोडर्म से ये सब चीजें बनती हैं, और एंडोडर्म से ये चीजें बनती हैं, ठीक है। अब वो नहीं करना है आपको कि इन तीनों लेयर से कैसे बनती हैं, वो डिटेल में कराता था एक जमाने में, अब वो नहीं आता, उससे मतलब नहीं है अब, ठीक है। हाँ, अब तो सिर्फ इतना याद रखना, 3 लेयर बनने की मैकेनिज्म को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और बनती किससे? एम्ब्रियोनिक डिस्क। और एम्ब्रियोनिक डिस्क किससे बनती है? 2 लेयर से बनती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये मेन सारी कंसेप्ट है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये हम सारे इसमें पढ़ाते ही हैं आपको। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ हाँ, टाइम हो गया पूरा, मैं आप इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब कल मेरी क्लास मिलती है नहीं मिलती मुझे पता नहीं है, बट मुझे अब एक क्लास चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली संडे तक कोई ना कोई टीचर अगर आगे पीछे होता है, ठीक है, तो मुझे किसी की एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और किसी की भी एक क्लास अगर मिल गई तो इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में अब समझने वाला पार्ट सिर्फ एक बच्चा है, पार्चुरेशन, जन्म कैसे होता है बच्चे का, ठीक है। जेस्टेशन तो जरा सा है,
वही 9 महीने का पीरियड है और प्लेसेंटा जरा सा है, ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं है। मेन चीज है समझने की पार्चुरेशन। तो हार्डली 1 घंटे का टॉपिक है टोटल, ठीक है। तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट, मतलब इस जो संडे संडे को जो टेस्ट है उसमें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है। अगले संडे को जो टेस्ट है ना, हाँ, उसमें आएगा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक सबको आज कर लेना है, ये सब समझा दिया है, बस मैंने डाल दिया है। तीनों लेयर से पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जस्टेशन पीरियड तो मैं अब अगली क्लास में ही कराऊंगा, हटा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। ओके, मस्ती करो, ठीक है, मिलते हैं कल परसों किसी एक दिन, कोई क्लास हो जाएगी ब्लास्टोसिस्ट। अब सुन लो, मैं एक बता देता हूँ एक बार, मैं मेहदी हसन को, बेटा जब तक जोना पेलसिडा ऊपर लगी हुई है तब तक इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। हैचिंग के बाद जोना पेलसिडा हट जाती है और सिस्ट की तरह बाहर निकल जाता है, तब इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अंतर समझ में आ गया? जब तक सॉलिड बॉल होती है इसको मोरुला बोलते हैं। जब अंदर एक कैविटी बन जाती है तब इसको ब्लास्टोसिस्ट तो उसको ब्लास्टुला बोलते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसील बन गई, ठीक है। और जोना पेलसिडा हट गई तो बोलेंगे इसको ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरुला सॉलिड बॉल है, ब्लास्टुला जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, कह सकते हो ब्लास्टोसील बन जाती है, पर जोना पेलसिडा भी होती है, इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। और जोना पेलसिडा के हटने पर इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन हमेशा ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन नहीं होता। क्लियर है? ओके, थैंक यू, बाय बेटा। अब मिलते हैं कल, आज रात में 10 बजे के आसपास मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो वहां कंक्लूड करते हैं। और तुम्हारा कंबाइंड टेस्ट है संडे को, ठीक है। हाँ, रिवीजन टेस्ट जो हम ले रहे हैं, कंबाइंड टेस्ट है 4 चैप्टर का, तो थोड़ा चारों चैप्टर अच्छे से कर लेना। आज थर्सडे है, आपका एंडोक्राइन वाले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए सैटरडे तक। ओके, बाय बेटा, बाय बाय बाय।